नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ का समापन हो गया। अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन तमाम जो वहां पर सफाई कर्मी थे, अधिकारी थे, जो वहां पर चिकित्सा में तमाम जो लोग मौजूद थे, उन सभी का आभार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ के समापन पर। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद मैं महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और जो व्यवस्था से जुड़े हमारे सफाई कर्मी हैं, अन्य ऑफिसर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से अपने नाविकों का और जो हमारे सहयोग में हमारे जितने भी कर्मचारी लगे थे, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और प्रयागराज में महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब फिर मिलेंगे आप सबके सहयोग से, आप सबकी कृपा से। बहुत बेहतर ढंग से संपन्न महाकुंभ हो रहा है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आदरणीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चेहरे पर एक संतोष जरूर नजर आता है, खुशी जरूर नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद में करीब 66 करोड़ के पार ये आंकड़ा है जो श्रद्धालुओं का, वो पार कर गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की जो वहां पर लोग पहुंचे, आस्था की जिन्होंने डुबकी लगाई, और वहां पर इस तरह की कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई घटना घटित नहीं हुई। अगर एक घटना की मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटित हुई उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद पूरी की तरह सीएम योगी खुद एक्टिव नजर आए और सुबह 4 बजे से ही मॉनिटरिंग करते थे। किसी भी शाही स्नान या अमृत स्नान की बात की जाए तो खुद मॉनिटरिंग करते थे और अधिकारियों को निर्देशित करते थे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। फिलहाल महाकुंभ का समापन करा दिया गया है और समापन के समय 66 करोड़ के पार लोगों की जो संख्या है, जो आंकड़े आए हैं, वो ये बताते हैं कि इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। आपको बता दें कि महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे और अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही कई मंत्री भी मौजूद थे वहां पर। वो तस्वीरें आपको प्रयागराज के अरैल घाट से दिखाते हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान में सीएम योगी ने पार्टिसिपेट किया है। सीएम भी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची थी, लोगों के पसीने छूट रहे थे, अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे, और जिस तरीके की मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी, उसके बाद से सारे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस महाकुंभ को आने वाले समय में, क्योंकि बहुत दिन बचे थे, उसके बावजूद जिस तरीके से पूरी की पूरी टीम एक्टिव नजर आई। लंबे जाम से भी लोगों को कई बार लंबे जाम में लोग फंसे, लेकिन जब टीम एक्टिव हुई तो उसने उस जाम से भी लोगों को निजात दिलाया। फिलहाल महाकुंभ समाप्त हो चुका है और अब सीएम योगी और उनकी टीम वहां पर पहुंच करके साफ सफाई अभियान में पार्टिसिपेट कर रही है। आपको बता दें, इसके बाद अब योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी खबरें सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। योगी 2.0 में कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, तो कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की बातें आ रही थी कि कुछ मंत्रियों के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। ऐसे में उन लोगों के नाम या फिर उनको मंत्री पद से छुट्टी की जा सकती है और साथ ही साथ कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 2026 में अगर पंचायत चुनाव है, 2027 में विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के तमाम तैयारियां अभी से ही केंद्रीय नेतृत्व ने शुरू कर दी है। और इसी को लेकर के अब योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें जो चर्चा में है, और ये बताया जा रहा है कि 8 से 12 दिनों के भीतर ये विस्तार हो सकता है और इसमें कुछ नए को शामिल किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के भी विशेष प्रोग्राम बनाया गया है कि वहां के लोगों को वरिष्ठता, उन लोगों को, वहां के जो तमाम लोग हैं उनकी मंत्रिमंडल में एंट्री की जा सकती है। और साथ ही साथ जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक र्यूमर या यूं कहे कि एक तरीके का
प्रोपोगंडा चल रहा था बीजेपी के खिलाफ, या यूं कहे कि जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए थे दलितों को लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, उसका खासा नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। और शायद यही कारण है कि अब जो हर घर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बीजेपी और उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और एक बात और भी बता दें कि कुछ जो राजनीतिक जो एंट्री नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता खासे नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर के अब बीजेपी एकदम एक्टिव नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों को जगह दे सकती है जो उनके प्रमुख कार्यकर्ता है, उनको किसी न किसी आयोग में एडजस्ट कर सकती है, जिसमें उनको कुछ सैलरी मिल सके और कुछ उनका रुतबा बढ़ सके। तो फिलहाल 2027 की तैयारी में अब महाकुंभ के बाद बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, और इसी को लेकर के मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के भी एक नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्द इस पर अमल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष की भी सूची अभी लटकी हुई है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कई चीजें आती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़े लगाती है। फिलहाल इतना जरूर है कि बीजेपी में जिसका नाम बाहर आता है ये लोग बन सकते हैं, 100% तय हो जाता है कि वो नहीं बनेगा। इसलिए बीजेपी की लिस्ट और बीजेपी के उन तमाम नामों पर कयास लगाना अपने आप में एक बड़ा असंभव कार्य है कि बीजेपी किसको क्या बना देगी उसे खुद भी नहीं पता हो। लेकिन फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण खबर संभल से भी आ रही है, जहां पर एक विवादित स्थल में पुताई को लेकर के हिंदू पैदल मार्च उन्होंने निकाला है और इसके विरोध दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने सीओ को ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने इसकी अनुमति न देने की मांग की है। आपको बता दें, लोगों में विरोध है। वो तस्वीरें आपको संभल से दिखाते हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि जो सदर है वो भी दंगों में शामिल थे। वो तस्वीरें आपको संभल से हम दिखाते हैं। स्थिति है वही रहेगी। संभल अपने आप में हॉट स्प्रिंग बना हुआ है, और यहाँ पर जिस तरीके से दंगे हुए थे और इस दंगे को पुलिस ने कंट्रोल किया, और तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उनके पोस्टर भी जारी कर दिए गए। फिलहाल वहां पर स्थिति काबू में है और पुलिस की इसमें खास भूमिका रही है। लेकिन इस विवाद के बाद इस तरीके के जो वहां पर विवाद स्थल है उसकी रंगाई पुताई को लेकर के लोग, हिंदू जो लोग हैं वो एक्टिव है और वो मार्च निकाल रहे हैं, और उसके विरोध में उन्होंने सीओ को ज्ञापन भी सौंपा है और इसकी अनुमति ना देने की मांग की है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र प्रयागराज में है। ज्ञानेंद्र, महाकुंभ का समापन हो चुका है और घाट पर इस वक्त मौजूद है सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं योगी सरकार के वो भी मौजूद हैं, और ये लगातार वहां पर बातचीत और सफाई अभियान में हिस्सा भी ले रहे हैं। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 अखंड में आ रहा हूं क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। अभी रेल घाट उपस्थित है। मेरी मौजूदगी मीडिया सेंटर सफाई कर्मियों के साथ उनका संवाद हुआ। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उन्होंने मिला। वीआईपी प्रोटोकॉल्स को हटा दिया गया। हर एक सफाई कर्मियों से उनकी मुलाकात हुई। देखिए, डिजिटल का जमाना है, डिजिटली हम आप बात कर रहे हैं। महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे निर्देशित किया था और साफ तौर पे कहा था कि हम खुद इस महाकुंभ की मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करते नजर आए। हर एक शाही स्नानों पर वो जो है टिके रहे और खुद नजर बना के रखी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्य सचिव मनोज कुमार हर एक
शख्स जो है देखता नजर आया। तो साफ तौर पे ये देखने को मिला कि इस महाकुंभ को 45 दिन उन्होंने किस तरीके से और कितने सुंदर तरीके से समापन किया। आज समापन का अर्ध कुंभ में देखा गया था, देश के प्रधानमंत्री मोदी आए थे, मैं भी उस टाइम यहाँ पे मौजूद था और मेरा सौभाग्य है कि मैं इन 45 दिनों में और हर एक शाही स्नान किया और हर एक चीजों को देखा, थोड़ा सा उतार देखा, थोड़ा सा चढ़ाव देखा, लेकिन उसके बाद महाकुंभ का प्रशासन उस तरीके से मैनेज किया। सैल्यूट है उन पुलिस कर्मियों को जिनके हाथ में कभी लाठी और पिस्टल होते थे, लेकिन हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव से श्रद्धालुओं को स्नान करा रहे हैं, रास्ते दिखा रहे हैं और उनको अपने गंतव्य तक छोड़ रहे हैं। एक आरोप पुलिस के ऊपर हर वक्त लगता था, लेकिन जब श्रद्धालुओं से मेरी बात होती थी ना, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे पुलिस का एक अलग ही चेहरा देखा, एक अलग ही रूप देखा। तो खास तौर पे उन पुलिस कर्मियों, कल मेरी एडीजी से भी बात, अक्टूबर से ही पुलिस को गाइडेंस देना शुरू कर दिया था, उनको एक तरीके से सिखाना शुरू कर दिया था। सबसे निचला स्तर होता है, बात करें तो सफाई कर्मियों के 15,000 से अधिक सफाई कर्मी यहाँ पे तैनात थे, हर सेक्टरों में उन्हें बांटा गया था और अब वही काम जो अर्ध कुंभ में हुआ, वही काम रिपीट करने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिर से आए हैं और वो जो है आज उनको, अभी उनसे संवाद चल रहा था, अभी कुछ ही देर पहले गंगा त्रिवेणी पे वो पूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस कर्मियों से मुलाकात करेंगे 4:05 पे, मीडिया कर्मियों से भी संवाद करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उनसे मुलाकात करेंगे और उनका धन्यवाद, मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि वो 45 दिन से अधिक यहाँ पे टिके रहे अपना परिवार छोड़ करके और उसके बाद फिर 7 बजे के आसपास, 7:15 के आसपास यहाँ से वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर लेंगे। अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा महापर्व था महाकुंभ का, और इस तरीके से इसको सार्थक किया गया है और एक बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। एक डेटा है ज्ञानेंद्र, शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ कि 2024 के मतदान में 64 करोड़ 60 लाख लोगों ने मतदान किया था और उससे करीब 2 करोड़ अधिक लोगों ने, 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने महाकुंभ में 45 दिनों में आकर के पार्टिसिपेट किया है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, यह कहे देश की आधी आबादी इस महाकुंभ में पहुंची और आस्था की डुबकी लगाई, और इतना बड़ा एक आयोजन हो जाने के बाद भी लोगों के मन में एक अलग उत्साह नजर आता है। अगर विपक्ष को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा जिसने इसकी शिकायत की हो। आंकड़ा मैं फिर से आपको सही से बता दूं, मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था 67 करोड़ और टच कर गया। मेरी बातें सही हो गई। अमेरिका की जनसंख्या 2 गुनी, रूस की जनसंख्या 4 गुनी और जापान की जनसंख्या 5 गुनी। इन सारी जनसंख्याओं को मिला दे तो इन 45 दिनों के अंदर यहाँ पे आके लोग आस्था की डुबकी लगा के गए हैं। सोचिए, अमेरिका की जनसंख्या 2 गुनी, रूस की जनसंख्या 4 गुनी और जापान की जनसंख्या 5 गुनी। मैं डाटा निकाल रहा था और उसकी जनसंख्या से ज्यादा बीजेपी जितना मत पाई थी उससे 2 करोड़ 3 करोड़ ज्यादा लोग अभी भी संगम पहुंच रहे हैं। सोचिए, स्नान खत्म हो चुके हैं, समापन एक तरीके से घोषणा कर दी गई, आज समापन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, तो तब भी एक आस्था का भाव दिख रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। खास तौर पे देखिए अखंड, लोगों में आस्था अभी भी है और कुछ लोगों के कारण जो अफवाहें फैलाए उनके खिलाफ भी महाकुंभ की पुलिस ने कार्रवाई की, और ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं की कि आप अफवाह फैलाएंगे क्या हम आपको छोड़ देंगे, तो ऐसी वैसी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई की। और एक तरीके से देखा जाए कि इस मौनी अमावस्या को अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हटा करके उसके बाद, उसके पहले कि सारे स्नानों में कहीं भी प्रशासन की चूक नहीं दिखी, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन एक बार की एक भीड़ आ गई तो उसमें थोड़ा सा अव्यवस्था हुआ, लेकिन उसमें भी
प्रशासन ने मात्र 22 मिनट, घड़ी का देखा 22 मिनट, आधे घंटे कह सकते हैं आप, 22 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लेना और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी कंट्रोल कर ले जाना, हैट्स ऑफ है महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी को। और हंसते मुस्कुराते उन्होंने पूरे महाकुंभ को बिताया और कोई भी अपने चेहरे पे कभी थकान नहीं देखने दी। डीआईजी वैभव कृष्ण, कभी ये दो ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं इन्होंने अपने चेहरे पे कभी थकान नहीं आने दी, कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग थकान में हैं। तो शायद इन लोगों की कोई बड़ा इनाम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। और जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रयागराज के कमिश्नर हो, चाहे वो प्रयागराज के एडीजी हो, चाहे वो प्रयागराज के आईजी हो, कोई एनीथिंग, हर एक अधिकारी, हर एक निचला कर्मचारी की बात करें, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, हर एक व्यक्ति इस महाकुंभ में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। 24 घंटे में 20 घंटे वर्क करना बहुत बड़ी चीज होती है और सबसे बड़ा वर्क होता है कि अपना परिवार छोड़ के आना। और 3 महीने से अधिक ये जितने भी सरकारी अफसर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो एक सिपाही क्यों ना हो, चाहे वो होमगार्ड, सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश से होमगार्ड्स बुलाए गए थे, वो भी जो है अपना घर परिवार छोड़ करके तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे तैनात थे, एक एक चीजों को देख रहे थे। सोचिए मैं लास्ट टाइम हम लोग जहाँ ठहरे हैं वो होमगार्ड की बात करूं तो वो नोएडा से आया है। सोचिए मैंने उससे पूछा कब से आए हो, तो उसने बताया कि 5 दिसंबर से आए हैं। तो सोचिए 5 दिसंबर से कंटिन्यू आए हैं अखंड, और लोग और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस महाकुंभ का आयोजन जो है भव्य और दिव्य कर दिया। और हर एक श्रद्धालु यहाँ से खुश होकर गया, कोई भी नाराज होकर नहीं गया। यहाँ की दिव्यता वो देखते गए, अपने मोबाइल में कैप्चर करके लेके गए। आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया कि महाकुंभ को लेकर के, तो खास तौर पे उत्सुकता लोगों में रही और लोग अभी भी आ रहे हैं। और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखना ये होगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या ब्रीफ करते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और समापन हो चुका है और सीएम योगी की तरफ सबकी निगाहें थी। और सबसे बड़ी बात थी कि लोग, जैसा कि उन्होंने विधानसभा में बोला था, एक शेर व शायरी पढ़ी थी और विपक्ष में जो विपक्षियों को उन्होंने एक अलग ही अंदाज में जवाब दिया था। फिलहाल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, एक बड़ी खबर ये है कि नशा एक व्यक्ति को किस हद तक ले जा सकता है। एक ये कहानी जो है कानपुर में एक सामने आई है, जहां पर एक लड़के ने, जो कि नाबालिग लड़का जिसको कहा जाए, जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसने अपने पिता को सबक सिखाने के लिए अपने ही घर में लगभग 1 करोड़ की चोरी करके अपने दोस्तों के साथ में फरार हो गया। मामला कुछ इस तरीके से है कि पनकी थाना क्षेत्र में एक व्यापारी रहते हैं जिनका डाई, जो कपड़ों में डाई लगती है, उसका काम है। उन्होंने परसों एक तहरीर अपने जो थाना क्षेत्र में दी कि उनका बेटा और उसके साथ में लगभग 4 से 5 लड़के जो इसके दोस्त थे, जो कि उसकी उम्र से काफी बड़े थे, वो घर में चोरी करके फरार हो गए हैं। जिसके बाद में पुलिस ने जब पड़ताल की तो पता चला कि एक होटल में वो मिले और लगभग 60 से 65% जो पैसा और जो जेवर है वो बरामद हुआ। लगभग 21 लाख रुपए कैश था और लगभग 80 लाख के जेवर जो है बताए जा रहे थे। तो मामला कुछ इस तरीके से था कि पिता का कहना था कि उनका जो बच्चा है वो कहीं न कहीं काफ़ी जो अपने जो उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उनसे दोस्ती उसकी हो गई थी और वो लगातार नशा कर रहा था। जिसके बाद में उन्होंने अपने एक वकील मित्र से पूछा था कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो उन्होंने कहीं न कहीं अपने बच्चे से कह दिया था कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें अपनी जो जायदाद है उससे बेदखल कर दूँगा, और मैंने तुमको बेदखल कर दिया है। जिसको सबक सिखाने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है और वो जो लड़का है वो जब पकड़ा जाता है तो बताता है कि मैंने अपने पिता को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमको अपनी उससे बेदखल कर दिया है प्रॉपर्टी से, तो उनको सबक सिखाने के लिए मैंने जो है घर में चोरी की है। और जो पैसा बरामद हुआ है उसमें से लगभग 60 से 65% पैसा बरामद हुआ है। बाकी जो पैसा है उन्होंने नशे की लत में कहीं न कहीं खर्च कर दिया। खंड अवनीश, एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल की पीढ़ी में और आजकल के युवाओं के लिए, जिस तरीके से नशे के आगोश में युवा खोते जा रहे हैं और वो अपने ही परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब घर में ही अगर चोर हो जाएगा
तो कहाँ कहाँ पुलिस ढूंढेगी, कैसे पुलिस ढूंढेगी? अब घर में ही चोरी करके अपने पिता को ही सबक सिखाना है जिसने आपको पैदा किया, आप उसको ही सबक सिखाने जा रहे हो। किस लिए? वो आपकी नशे की लत छुड़ाने के लिए इस तरीके की बात करता है, और आप उसको ना छोड़ करके कि नशे की लत छोड़ दे, मेरे पिता मुझसे खुश हो जाए, आप सोच रहे हो कि मैं ही अपने पिता को सबक सिखाऊं। तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं, अपने भाई की हत्या कर दे रहा है, कोई अपने माँ बाप की हत्या कर दे रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। एक समाज में एक पता नहीं ना जाने क्यों इस तरीके की व्यवस्था बनती जा रही है। लेकिन आप सभी से, आईबीसी भी अपील करता है ये तमाम बच्चों से कि अपने बच्चों पर, माँ बाप को भी बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार पैसा कमाने के चक्कर में माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, और शायद यही कारण है कि जो माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो इस तरीके के नशे के आगोश में और अपने से बड़ों के चक्कर में बच्चे पड़ जाते हैं और ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। अवनीश, एक बार उस बच्चे की उम्र जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों की, आखिरकार किस उम्र में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? अखिल, ये नाबालिग बच्चा है, अभी हाई स्कूल में ही है, उसकी परीक्षाएं भी बोर्ड की कहीं ना कहीं चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक प्रतिष्ठित स्कूल में यहाँ पर पढ़ता था, लेकिन 3 महीने पहले इस तरीके के जो कार्य के चलते उसको वहां से हटा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आप अखंड कह रहे हैं, कि जिस तरीके से आजकल हम लोग आधुनिकता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और माँ बाप दोनों ही नौकरी के लिए निकल जाते हैं, और घर में अकेला बच्चा कहीं ना कहीं किसी अकेलेपन में ही अपने आप को पाता है। तो इस तरीके के जो नशे हैं या गंदी आदतें हैं, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास जो है, जो लोग हैं, जो वो घूमते हैं और वो गंदी आदतों में पड़ जाता है। तो एक बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पैसे को लेकर के अगर हम सभी कमाने में लग जाएंगे, तो एक जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी बात अखंड ये है कि कई जो संगठन है, कई एनजीओ हैं, इस नशा मुक्ति केंद्र को लगा करके कई सारे कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये नवयुवक, आप अगर देखेंगे, क्लास 6 में, 7th में पढ़ने वाले बच्चे ये जो स्कूल के पास में छतरी होती है, वहां पर सिगरेट फूकते आपको नजर आ जाएंगे, चाय के साथ में सिगरेट लेते, मसाला खाते नजर आ जाएंगे। तो हम ये भी, एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से अगर कार्य कोई होता है, या पुलिस भी इस पर पूरा एक प्रक्रिया के तहत में कार्य और कार्रवाई करने का काम अगर करना शुरू कर देगी, तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा युवा है, जो एक नई पीढ़ी है, जो एक नए देश की जो नई पहचान बनाएगा, वो कहीं ना कहीं जो अंधेरे में जा रहा है, वो अंधेरे में जाने से बच सकता है। बिल्कुल अवनीश, राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और इस लखनऊ में कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, समिट बिल्डिंग है जिसका तो विधानसभा में भी जिक्र हो चुका है, और तमाम ऐसे जो प्रतिष्ठान है, इस तरीके के जो क्लब्स हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो नाबालिगों की भरमार है। और इन क्लब्स में स्थितियां ऐसी है कि वहां पर कई बार वहां पे निषेध बोला जाता है कि बच्चों को ड्रिंक्स ना दी जाए, नाबालिगों को ना दी जाए, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी स्थिति जब आप वहां जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर जो जनसंख्या है, जो संख्या है, वो नाबालिगों की ज्यादा है। और नाबालिग नशे के आगोश में इस तरीके से मौज चूर है कि वो उस तरीके, उनको लगता है कि इंस्टा और फेसबुक पर ही फोटोग्राफ अपलोड करना, रील बना करके डालना अपने आप में एक अलग है। और शायद यही कारण है कि इस तरीके की चीजें और नशे के आगोश में लगातार हमारा जो युवा है वो पड़ता जा रहा है, और किस तरह की स्थितियां पैदा हो जा रही कि जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, आप उसी को ही सबक सिखाने में लग गए। फिलहाल सभी को अपने माँ बाप को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस तरीके से तमाम आप अगर नजर बनाकर नहीं रखेंगे तो आपका बच्चा बिगड़ सकता है और ऐसी स्थितियों में पड़ सकता है। अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अगर देखिए, रैवली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो जो है 23 फरवरी जो बीता है, महज 3 दिन पहले, इसमें जो है मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत संधी नागिन एक गांव पड़ता है, वहां पे अगर बात करें धर्मांतरण का एक मामला आया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है बच्चों को संडे टू संडे एक क्लास दी जा रही थी, और उसमें जो है बड़े पैमाने पर जो बैठे हुए उनके आला कमान है, अगर बात करें तो ईसाइयों के, तो वो जो है हिंदू को कन्वर्ट करने का काम करते, तो उसमें जो है मिल एरिया थाना क्षेत्र ने 3 लोगों को और एक महिला को जो है जेल भेजा है संडे को। उसी में एक नया मोड़ आया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो हम चाहेंगे असाइनमेंट के पास अगर है तो वो वीडियो 1 मिनट आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार की जानकारी देता हूँ। जी, ये पूरा मामला अगर बात करें तो मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक युवक जो है खुलेआम रायबरेली प्रशासन को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। और अगर उसके अलावा बात करें तो रायबरेली प्रशासन और एक जर्नलिस्ट, जिन जर्नलिस्ट ने ये रायबरेली के जर्नलिस्ट है, और जिन्होंने ये जाके स्टोरी कवर करी थी, उसको लेकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों को, संगठनों को, जो हिंदू के और जो बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कई ऐसे संगठन है, उसको इस युवक द्वारा सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करके जो है राजा जी नाम बताते हुए व्यक्ति
बहुत ही जिस तरीके से धमकी दी जा रही है वो रैवली प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। और उत्तर प्रदेश प्रशासन के रैवली इंतजार करिए, ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम चाहेंगे वो वीडियो अगर हमारे पास है तो 1 मिनट वो प्ले कर दे, उसके बाद हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला और जिस तरीके से जो है सीओ सिटी क्षेत्राधिकारी अमित सिंह जो है जिनके सर्किल में ये थाना आता है मिल एरिया, उनसे जब बात हुई और कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह उनसे जब बात हुई थी, इन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई की जा रही है। और आज सुबह जिस पे अपडेट लिया गया तो अमित सिंह का कहना है कि ये गाड़ी को ट्रेस किया गया है और अभी तक फिलहाल जो जानकारी मिली है कि रायबरेली का ही युवक है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है इस मामले में कि जिस तरीके से खुलेआम पत्रकार को धमकी, संगठन को धमकी, और सबसे बड़ी बात आला प्रशासन योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी जो पुलिसिया है उसके ऊपर सवाल उठना, और जिस तरीके से रायबरेली पुलिस में डॉक्टर यशवीर सिंह की पुलिसिंग चल रही है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठाता ये वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं अखंड ये सामने से नजर आता है कि इस तरीके के सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए भी लोग कुछ वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें तो फेमस होना ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये अपने आप को एक अपना मनगढ़ंत नाम बताते हुए और ये जो घटना हुई इसको, हमारे साथ वो जर्नलिस्ट है, हम उनसे भी 1 मिनट बात करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और इस तरीके की धमकी मिल रही है। और हम लोग आपके सपोर्ट में हैं और आपका संगठन आपके सपोर्ट में है, तो वो जर्नलिस्ट हमारे साथ है। सर, पूरा मामला क्या था जब आप खबर करने गए थे? थोड़ा जरा आइए। और पूरा मामला क्या था और जब आप खबर करने गए थे, जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं आपको या पूरे संगठन को और हिंदू के संगठन को, और उसके बाद अगर बात करें तो रायबरेली प्रशासन को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है ये युवक, तो क्या था पूरा मामला? और जब आपने स्टोरी कवर करी थी इसके पीछे का पूरा मामला क्या था? सर, ये पूरा मामला ये है कि रायबरेली से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर एक केजी चर्च समर्पण सेंटर चल रहा है। पिछले 10 वर्षों से चलाया जा रहा है और हिंदू को कन्वर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर लगातार बच्चों का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसको लेकर हमने खबर की और वो मीडिया पर हम लोगों ने उसको दिखाया, चैनल्स पे भी दिखाया गया और लगातार उसमें आम आदमी का भी विरोध है और कुछ हिंदू संगठनों का विरोध है और उस पर हम लोग उसके खिलाफ हैं कि इस तरह की जो हो रहे हैं काम वो ठीक नहीं है। और इस पर एक व्यक्ति जो धमकी दे रहा है, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कौन व्यक्ति है, लेकिन उसी खबर के बाद जब उन पास्टर की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ये व्यक्ति सामने निकल के आया सोशल मीडिया पे और ये लगातार जर्नलिस्ट यानी मुझे धमकी दे रहा है और साथ साथ हिंदू संगठनों को भी धमकी दे रहा है। मेरा कहना ये है कि ठीक है, और वहाँ उस चल रहा है वो कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से, आसपास आप पता करा लीजिए, उसकी जांच करा लीजिए। और हर रविवार छोटे छोटे उन मासूम बच्चों को बुलाकर उनको यीशु मसीह के बारे में अपने संस्कारों से वंचित किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है और लगातार उनके माता पिता को हर तरफ से फंडिंग करके बच्चों को उनके संस्कारों से वंचित करके यीशु मसीह के बारे में जानकारी दी जा रही है। देखा कर जैसे इंद्रवीर एक सवाल भी है, इंद्रवीर एक सवाल है कि जैसा कि बता रहे हैं आप और ये कह रहे हैं कि 10 सालों से इस तरीके का कार्य चल रहा है, पुलिस को भनक नहीं है? अगर इस तरीके से रायबरेली जिले में 10 वर्षों से इस तरीके का धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है तो क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? अगर सोशल मीडिया पे तो मान लीजिए वीडियो कहीं से भी कोई अपलोड कर लेगा, लेकिन अगर 10 सालों से 10 वर्षों से इस तरीके से एक पूरा का पूरा संगठन लगा है लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए और धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश का सरकार कितनी संजीदा और उसको लेकर आश्वासन और कई तरह की कार्रवाई की बात भी करते हैं, तो क्या इस तरीके से 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली पुलिस है उसको इस बात की भनक ही नहीं है कि हमारे यहाँ 10 वर्षों से इस तरीके का संगठन कार्य कर रहा है, लोगों को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है? देखिए जैसा आपने कहा कि 10 वर्षों से चल रहा है और मैंने अपनी खबर पे जब ये खबर स्टोरी जब भाई साहब करके आए थे तो ये पूरे मीडिया में हुई थी और लगभग हर मीडिया कर्मी ने जो ये स्टोरी को कवर किया था। और इसके बाद अगर जब आईबीसी की टीम ने यानी कि मैंने जब इसको कवर किया था तो मैंने कहा था बीते दिन मिजोरम से आए हुए हरचंदपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, मिजोरम से आए हुए लोग जो है वो भी फंडर थे और वो जो फंडर थे उनको भी पुलिस ने जो है अरेस्ट करके जेल भेजा था। और रायबरेली जिले की अगर बात करें तो रायबरेली जिले में इस धर्म परिवर्तन के मामले में प्रशासन के कानों में जो अगर खासकर बात करें तो जो रायबरेली का प्रशासनिक अमला है वो अखंड जागता तो है, लेकिन जब मीडिया उनके कानों में जाकर फूकती है तभी जागता है, अदरवाइज वो जागता नहीं, फिर वो कुछ दिनों के लिए सो जाता है। और इस पर पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। अखंड मैंने अपनी पिछली खबर में भी कहा था कि इस खबर को लेकर के और ऐसे धर्म संगठन जो धर्म के विपरीत कुछ सिखा रहे हो उन पर रायबरेली जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा और पूर्ण विराम नहीं लगेगा तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहेंगी और ये चीजें धमकियां फिर कोई ना कोई फंडर और ये जो व्यक्ति, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे धमकी दे रहा है मीडिया कर्मी को,
संगठन को और हिंदुओं के संगठन को, प्रशासन को, सरकार को, ये एक फंडर है अखंड। ये जब शुरू में अपना वीडियो स्टार्ट करता है तो जय ईसा मसीह करता है, तो ये भी एक फंडर है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ अखंड। अगर पत्रकारिता करने निकले हैं तो डर के नहीं निकले हैं। बिल्कुल सही बात है, और डर आपके अंदर वैसे भी नहीं, और डर के साथ तो जीना भी नहीं चाहिए। और हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारों का एक उद्देश्य होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको आगे लेकर के आए, और जो चीजें समाज में गलत तरीके से आगे बढ़ रही है उनको आगे करना है। क्या उस व्यक्ति को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से आकर के खुलेआम चुनौती दे रहा है, जर्नलिस्ट को दे रहा है, प्रशासन को दे रहा है, क्या उसको पाताल निकल गया है क्या, कि उसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, कहाँ चला गया? अखंड हमारे साथ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस पर बात हुई है आज। ये बजरंग दल के संगठन के लोग भी हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, और इन लोगों ने एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह से भी मिलकर आए हैं। और इसके पहले क्षेत्राधिकारी से आईबीसी की टीम जब बात हुई थी तो आईबीसी से आज सुबह मॉर्निंग में एसपी जो यहाँ पे क्षेत्राधिकारी सदर है अमित सिंह, उन्होंने बताया कि खोजबीन जारी है और जितनी जल्दी हो जाएगा इस युग को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी आप लोग मिल के आए और डायरेक्ट आप ही लोग से पूछता हूँ, क्योंकि मैं लाइव में था, तो आप ही लोग से पूछता हूँ क्या आश्वासन मिला है और क्या इनका परिचय है, और आपको आप ही के पोस्ट पे ये जो है वायरल हुआ है और आप ही के जरिए ये हुआ है, तो आपका परिचय जानते हैं क्या है? सर पूरा परिचय बता दीजिए। मारुति त्रिपाठी, वर्तमान जिला महामंत्री हिंदू युवा। और सर ये जो धमकी मिली है कब मिली है आपको और कैसे हुआ है, क्या हुआ है पूरा मामला? ये धमकी परसों रात में हमने पोस्ट डाली थी धर्मांतरण को लेकर के, उसी में कमेंट में ये आई थी, और वो लगातार देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, और उसका मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है, उसकी आईडी पे था। कप्तान साहब को अवगत करा दिया गया है। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी आश्वासन नहीं दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये धर्मांतरण कार्य पकड़ा गया था, थाने के अंदर ही अनिल सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह ने हमको और हमारे बड़े भाई आशीष पाठक जी को जान से मारने की धमकी वहीं पे दी। तो हमने थाना अध्यक्ष जी को अवगत कराया, तो उन्होंने लिखित में हमसे तहरीर ली है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। आप मुझे अनिल सिंह कौन है? जान से मारने की धमकी मिलती है और उस पर लगातार अनिल सिंह जिनके अखंड जो आशीष पाठक हैं, इनके जो है भाई है। आप जी ये संगठन से आप भी हैं आशीष पाठक जी, क्या धमकी मिली थी आपके भाई को? हम लोग थाने के बाहर जैसे ही पहुंचे थे, वहां पर दो तीन लोग खड़े थे। अनिल सिंह थे और उनके पुत्र अभिषेक सिंह थे। हम लोगों से हाथ टाक करने लगे, गाली गलौज दिए और कहें कि ये मुद्दे पे मत पड़ो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तुम लोगों को जान से मरवा देंगे अगर ये इस मुद्दे पर पड़ोगे। तत्काल हम लोगों ने थाना अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। थाना अध्यक्ष महोदय ने एक पुलिस कर्मचारी भेजा कि पकड़ कर लाओ। जब तक वो पकड़ कर लाते तब तक वो लोग वहां से भाग गए थे। इस पर हम लोगों ने वहां लिखित तहरीर दी थी, पर अभी तक उस पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। उसके लिए भी आज कप्तान साहब ने क्या कहा? इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से इसके लिए भी कहा गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होकर कठोर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इंद्रवीर, सवाल ये है, बिल्कुल सही सवाल ये है कि ये अनिल सिंह कौन है जो बचाव कर रहा है इस पूरे मामले में? ना पड़ने की बात है कौन ही शख्स? ये अनिल सिंह कौन है जो बचाव करने की कोशिश कर रहा है? अनिल सिंह जो मेन मुखिया है, उसका चाचा है, जो उसका चाचा है, और अनिल सिंह ही पूरा फंडा है जो मेन पैसा बांटता है। अनिल सिंह और एक कोई रवि सिंह करके हम लोग जानकारी में आया है कि ये एक, आप सोचिए, रायबरेली जिले में नहीं अन्य जिलों में भी ये यही एक परिवार है। अनिल सिंह और विजय सिंह, रवि सिंह, ये लोग पूरा संरचना कर रहे हैं। जितने भी धर्मांतरण हर मतलब रायबरेली जिले में कम से कम 100 जगह चल रहा है, और 100 जगह पे ये लोग पैसा फंड कर रहे हैं। सीसीटीवी आप देख सकते हैं। ये अखंड एक्चुअली इसमें जो अभियुक्त जो है जेल भेजा गया है उनका ही एक भाई है चचेरा, और यह सगा भाई है। और ऐसे 2-3 रवि सिंह, अनिल सिंह, ये लोग नाम बता रहे हैं जो संगठन से है आप लोग। तो ये इनका कहना है कि ये लोग इनडायरेक्ट वे में, और ये पूरी रैली में जो भी धर्मांतरण के अभी भी जो चल रहे हैं, जो प्रशासन के नॉलेज में शायद नहीं है, उनके किसी और बिजनेस के आड़ में ये ऐसा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। और खैर ये मामले अब तेजी से उभर रहे हैं, और इसको लेकर अभी डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी से आप लोग ज्ञापन देके आए। इन्होंने कहा है कि आपसे जो है पूरी तरीके से इस पे जो है कॉपरेट करके और इस पे उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी अखंड। इंद्रवीर, अभी भी ये बता रहे थे कि इनके पास वो गए और उसने बोला जाओ पकड़ लाओ, तो भाग गया। कहाँ चले जाते हैं ऐसे लोग कि धमकी देते हैं फिर गायब हो जाते हैं? क्या पुलिस खोज नहीं पाती क्या ऐसे लोगों को कि धमकी दे रहा? कोई इतना आसान है किसी को धमकी दे रहा कि धमकी देके चले गए? पाताल लोक से निकालना है क्या उनको? अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं अगर ये लोग, अगर उसमें कुछ सच्चाई है, जांच पड़ताल करें, अगर सच्चाई है तो ऐसे अपराधियों को तो जेल भेज देना चाहिए। उनको क्यों सलाखों से बाहर रखा भाई? नहीं अखंड, सच्चाई है। 12 मिनट का वीडियो जो है आईबीसी के पास भी था और आईबीसी ने चलाया भी है। और बड़े, तो अगर 12 मिनट का वीडियो हमारे पास है और पूरा वीडियो चल रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं दिख रहा है क्या ये वीडियो? उस वीडियो के नाम पर अगर पुलिस में आता है,
पुलिस ने इसमें जो है अखंड जब शुरुआती जो नाम आए थे, नो डाउट मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अनिल सिंह इसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही होगी और डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होगी। पुलिसिंग इसमें कहीं ना कहीं मजबूत दिखी है और आने वाले समय में जिस तरीके से आईबीसी के संवाददाता और जो संगठन है हिंदुओं का, इनके भी आश्वासन दिया गया और डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व मैंने देखा है अखंड, मैं ये तारीफ होती मैं तारीफ करता हूँ, डेफिनेटली मैं वो शायद हूं कि नहीं होगा तो नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाबुक चलता नजर आ रहा है, इस पे भी चलेगा अखंड। और अगर बात करें तो जो ये भाग गए हैं, जो कितने दिन भागोगे आप, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, खैर ये एक अलग बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। जो ये सोशल वर्कर निकल के आए हैं सामने, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, और आप खुलेआम जो हिंदू का संगठन है, जो आप हिंदुओं के लिए हर आदमी अपने संगठन के लिए लड़ता है, तो इन लोगों के लिए तो शायद अपना इनका संगठन है, और आप एक जो जर्नलिस्ट को आप धमकी दे रहे हो, सबसे बड़ी प्रशासन को उखाड़ के फेंक दोगे, आप ये कह रहे हो कि रायबरेली इंतजार करिए मैं आ रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू संविधान वो गलत है। आप लड़ाई लड़िए, मैं आपको भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप फेमस होने के नाते और ये सब करने के लिए, इस पे रायबरेली पुलिस का चाबुक चलेगा। मैं आपसे बात करता हूं, जी बताइए। संतोष पांडे, जिला समिति सदस्य, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा रायबरेली। आज इस धर्मांतरण के प्रकरण को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, हम लोगों ने मुलाकात करी है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा भी है कि आपके संयोजन में जो ये व्यक्ति पिछले 20 से 25 वर्षों से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कार्य करा रहा था, और आज तक इसकी कभी गिरफ्तारी की बात तो छोड़िए, कभी इसके ऊपर एक 151 भी नहीं हुआ था, लेकिन आपके संयोजन में इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी जो है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, वह व्यक्ति सीधे हमारे रायबरेली की प्रशासन को, पूरे रायबरेली वासियों को कहता है, चैलेंज कर रहा है कि मैं रायबरेली वालों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं देख लूंगा, एक एक करके देख लूंगा, हमारे जर्नलिस्ट को धमकी दे रहा है, और साथ में हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रहा है। ऐसे में उसे मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी माँ का दूध पिया है, लेकिन कानून का हम लोग पालन करते हैं, और रायबरेली प्रशासन इसमें हम लोगों का पूरी तरह सहयोग कर रहा है। रायबरेली एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह का इसमें पूरा सहयोग है, और हमें उम्मीद है कि आज 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल इंद्रवीर, काबिले तारीफ है अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करती है, और यकीन के साथ मैं भी ये कह सकता हूं कि अगर आप कह रहे हो तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस की गिरफ्त में आपको आने में समय नहीं लगेगा। और यकीन मानिए, इस वक्त ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस की जब गिरफ्त में आएंगे तो आपको खुद छठी का दूध याद आ जाएगा, और आपको शायद, मुझे लगता है कि इस तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को आप स्वयं भू घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े से बड़े जो अपराधी थे वो यूपी पुलिस की कार्रवाई के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तो शायद पता न जाने आप कौन से बहुत बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े माफियाओं का हाल बेहाल कर दिया था यूपी पुलिस ने। और यूपी पुलिस की अगर तारीफ हो रही है कि यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो यकीनन हमें भी विश्वास है कि बहुत जल्द वो अपराधी और आरोपी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को तुर्रम खा साबित करने में लगा हुआ है, उसकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। और शायद यूपी पुलिस ये आभास करा देगी आपको कि इस तरीके के जो बड़बोलापन है सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, शायद आगे चल करके आप इस तरह कोई कदम ना उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। अधिकारियों से एक बार जरूर पूछिएगा कि आखिरकार इतना समय क्यों लगा, और अगर वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है तो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा, इसके लिए भी जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या से। अपूर्व, प्रयागराज में महाकुंभ खत्म हो चुका है, अयोध्या में भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता एक साथ देखने को मिल रहा था, और बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे। आज के मौजूदा हालात क्या है? क्या अयोध्या वासियों को या श्रद्धालुओं की जो भीड़ में उसमें कुछ कमी आई है? देखिए अखंड, जब से आधिकारिक घोषणा हुई है आज महाकुंभ समापन को लेकर, तभी से लगातार प्रवाह तो पहले से ही जारी था कि लोग जब महाकुंभ स्नान करने के लिए आते थे, उसके बाद वहां से बनारस जाते थे, कोई अयोध्या आता था, अयोध्या से कोई आकर, लगातार प्रवाह का जो दौर था वो जारी था। लेकिन अब जब आधिकारिक रूप से महाकुंभ के समापन की घोषणा हो चुकी है, तो सबका रुख एक तरफा अयोध्या की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर चौक चौराहों की बात करें, हाईवे की बात करें, तो एक जो लंबा गाड़ियों की कतार है, जो लंबा जाम है, वो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं हर चौराहे, हर नुक्कड़। आपको मैं बता दूं कि मुझे अयोध्या जाना होता है तो कम से कम जो अयोध्या की दूरी में 15 मिनट में कवर करता था, वो अयोध्या की दूरी इस समय 2 घंटे में मुझे लगता है समय।
तो ये हालात हैं अयोध्या के, लेकिन अयोध्या प्रशासन लगातार कटिबद्ध है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर। अभी मैं आ रहा था, मात्र 15 मिनट पहले की मैं बात करूं तो हाईवे पर लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन वहां पे एसपी सुरक्षा के साथ है, एसपी सिटी भी जो है गाड़ियों को पास करवा रहे थे, कोई दिक्कत ना हो, जो श्रद्धालु आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो लगातार जो अयोध्या प्रशासन है वो अयोध्या वासियों के लिए और खासकर जो बाहर से आने वाले आगंतुक है उनके लिए कटिबद्ध है और लगातार हर परिश्रम किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बिल्कुल अपूर्व, एक चीज और भी है, लोगों के मन में इस तरीके के सवाल कई सारे उठते चले आए कि क्या अयोध्या में उत्तर प्रदेश की आबादी की वजह से अयोध्या में जाम लगा, या फिर प्रयागराज में जो बाहर की तादाद, क्योंकि बाहर की कई गाड़ियां देखी गई प्रयागराज में, तो क्या माना जाए कि जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो बाहरी लोगों में उत्साह था, जो बहुत दूर से आए, कर्नाटक से आए थे, अरुणाचल से आए थे, आंध्र से आए थे, कहीं से भी आए थे, वो सभी लोग प्रयागराज के बाद सीधे अयोध्या पहुंच रहे थे और अपने आराध्य। बिल्कुल अखंड, देखिए एक मौका था लोगों का, एक मान्यता था कि संगम नहाने के बाद सरयू नहाया तो किया जाए, जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए थे, प्रतिष्ठा के साथ प्रथम वर्षगांठ बीती उसमें नहीं पहुंच पाए, तो उनकी परिवार के साथ जब निकले महाकुंभ 144 साल बाद आया, तो वहां नहाने, वहां स्नान करने के लिए निकले। तो स्नान करने के बाद एक बगल में 150 किलोमीटर पर रामनगर विराजमान है, तो क्यों ना क्यों सरयू नहाकर दर्शन किए जाए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाए। तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं चरम पर दिखाई दी और लोगों में जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं देखने लायक था। लोग इतनी ठंडक के बीच उसके बाद अयोध्या आए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही सराहनीय रहा। बिल्कुल अपूर्व, सराहना उस प्रशासन की भी है, जैसा कि आपने तारीफ की कि तमाम बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा, और शायद यही कारण है कि अयोध्या से इतने बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ में भी कोई अप्रिय घटना की कोई भी खबर नहीं आई। अपने आप में एक बड़ी बात है, और शायद इसके लिए सही बात उन तमाम अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मचारियों को और तमाम जो वहां पर लोग जो मुस्तैद थे, चाहे सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद है, क्योंकि ऐसे में अगर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अयोध्या की पुलिस हो या अयोध्या प्रशासन हो, उसने बड़ी ही आसानी से और बहुत ही शालीनता के साथ इस पूरे पर्व को, क्योंकि प्रयागराज से जो भी छूट रहा था आपने भी देखा, तो सीधे अयोध्या अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आतुर था। और यही कारण है कि सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद वो अपने आराध्य के लिए लंबी कतारों में भी खड़ा रहा। फिलहाल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी, क्योंकि आपने भी कई दिनों तक लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और अयोध्या की पल पल की खबर हमारे दर्शकों, आईबीसी के दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? जी जी, हम बताना चाहेंगे, ये हरदोई जनपद जो है एक हिजरा कश्यप की नगरी और यहाँ प्रहलाद की नगरी एवं नरसिंह भगवान की नगरी कहा जाता है। और कुछ दिनों के बाद में यहाँ होली भी आने वाली है। और हम यहाँ पर अगर बताना चाहें, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक कुआं है जिसमें प्रहलाद जी को फेंका गया था। और प्रहलाद जी को मारने के लिए कई उपाय जो हिरण्यकश्यप जी के द्वारा किए गए थे, उनको पहाड़ से भी फेंका गया, उनको होलिका में लेकर बैठा गया। लेकिन हरदोई जनपद की अगर हम बात करें तो ये प्रहलाद का ये कुआं हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। इस कुएं में ही प्रहलाद जी को फेंका गया था। और उसके बाद ये ऊपर जो नरसिंह भगवान की मूर्ति बनी हुई है, और ये पूरा जो प्रांगण है, ये पूरा ये कुंड बना हुआ है। इसकी अभी तक न कोई सफाई की गई है। और ये यहाँ जो लाइटें लगी, लाइट भी टूट चुकी है। अगर यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन यहाँ आना भी लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और सबसे बात हम यहाँ पे ये बताएं, इससे पहले पुलकित खरे डीएम साहब जो थे, उन्होंने इसको जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया। और अभी यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत, यहाँ पर पुजारी जी ने बताया कि करोड़ों रुपए लिए गए थे, जिससे उनका ये भवन बनाया गया। एक भवन जो है सत्संग के लिए बनाया गया, और दूसरा यहाँ पर एक और भवन बनाया गया है। उसके बाद से ये जो है पूरा आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर सब गंदगी फैली हुई है। और होली भी अभी कुछ दिन के बाद आने वाली है। कहे जाए कि ये हरदोई जो है एक प्रहलाद की नगरी है, इसको यहाँ पर साफ सफाई रखना चाहिए, लेकिन अधिकारी इधर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भक्त प्रहलाद के पीछे जो आपके पीछे जो है भक्त प्रहलाद का वो कुंड है, जिसपे उनको डालने का प्रयास किया गया मौत के घाट उतारने के लिए। बहुत ही प्राचीन वो जगह है और हजारों वर्षों पुरानी जगह है। तो क्या
जिस तरीके से सरकार मंदिरों के निर्माण के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार धन आवंटित कर रही है और जैसा कि आपने बताया कि वहां पे कार्य चल रहा है कुछ 1 आध करोड़ रुपए का उसके जीर्णोद्धार के लिए, क्या वहां पर कुछ और लोगों को जब इसके बारे में बताया गया क्यों, तो क्या उन लोगों ने इसके जीर्णोद्धार को लेकर के क्या कुछ बात नहीं रखी या फिर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया? आदर्श जी अखंड जी बिल्कुल बता दें, यहाँ जीर्णोद्धार का आश्वासन तो दिए गए हैं। यहाँ पर कई मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया कि हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे, लेकिन वो कागजी कार्रवाई और बातों तक सीमित रह गए, ये पुजारी जी का यहाँ पर कहना है। तो आदर्श इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, नरेश अग्रवाल जी के पुत्र हैं नितिन अग्रवाल जी, और हरदोई में बोला जाता है कि तूती बोलती है, तो उनके लिए क्या ये कुंड का जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात है क्या? मंत्री तो है ही सूबे की सरकार में, तो क्या वो भी इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं अखंड मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो पूर्व आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इसका समय समय पर इनका जीर्णोद्धार करवाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ भी कोई एक चौकी भी बनी हुई है, उस चौकी में न तो पुलिसकर्मी आता है और यहाँ पर साफ सफाई नाम के तो बिल्कुल जीरो है। तो ठीक है, पुलिस चौकी के निर्माण की क्या आवश्यकता है? अगर वहां पे किसी को आना ही नहीं है तो उस चौकी का क्या फायदा है भाई? पुलिस चौकी अगर इस तरीके का एक प्राचीन मंदिर है, और मुझे लगता है कि अगर प्राचीन मंदिर में ऐसी तमाम ऐसी बातें होती है कि लोग चाहते हैं कि हम जाकर के देखें, उत्सुकता होती है, तो क्या उसके लिए इस जीर्णोद्धार की नहीं बनता है? अगर प्रभारी मंत्री हो या जिले के अगर प्रदेश सरकार में मंत्री और जिले के ही नेता है, बड़े नेता है, तो कम से कम उनको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए कि आपके पीछे की जो हालात है वो खराब है, अगर है लोगों को यहाँ पर आने में भी हो सकता है शर्म आती हो, इस तरीके की व्यवस्था के बीच में आएंगे कैसे? यहाँ के जो पुजारी जी हैं रामविलास तिवारी जी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर असीम अरुण जो प्रभारी मंत्री जिले के हैं यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस मंदिर को लेकर हम इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ शिक्षा राज्य मंत्री रवि तिवारी जी से भी कहा गया, लेकिन ये उससे कहा गया उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, जबकि योगी जो सरकार है मंदिर को लेकर बहुत ही सजग है और यहाँ कई मंदिरों में जीर्णोद्धार भी करवाए, लेकिन अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को लेकर कहीं भी कोई भी साफ सफाई हमको नहीं दिखाई दे रहे, और अगर यहाँ बल्ब है वो भी टूटे पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए जो ग्रिल है वो भी कुछ टूट गई, और इसकी पानी जो इसमें पानी में भरा हुआ वो पानी भी गंदा है। यहाँ पर जिम्मेदार जो है उस पानी को भी साफ सफाई नहीं करवा सके। जी आदर्श बड़ी अब ये कहने में ये है क्योंकि योगी सरकार और खुद सीएम योगी लगातार इस तरीके के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयासरत है, और इस तरीके कई विभाग पर्यटन भी इस पर काम कर भी रहा है। कई मंदिरों को लेकर के योजनाएं आती हैं उनके निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए। फिलहाल अधिकारियों से जरूर बात कीजिएगा, अगर हो सके तो मंत्रियों से पूछेगा कि आखिरकार कारण क्या है इस तरीके से, अगर आप एक तरफ काम करा रहे तो इस तरीके की अव्यवस्था बनी हुई है उस प्राचीन कुंड की जहां पर भक्त प्रहलाद जी को मारने के उद्देश्य से डाला गया था। फिलहाल जरूर बात कीजिएगा और पूछेगा कि आखिरकार वजह क्या है। अगर जिलाधिकारी से बात हो तो जरूर पूछेगा कि क्या कारण है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज की? अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो मैं दो खबर की बात करूंगा। पहली खबर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी को ही लेके कहीं ना कहीं बस्ती में हंगामा देखने को मिला। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही आईवीसी में उस खबर को भी चलाया था, प्रॉपर वीडियो भी उसका प्ले हुआ था। लेकिन एक चीज अखंड उसमें देखा गया है कि जो जिला पंचायत की जो बैठक हुई थी, जो वहां पर उस बैठक में जो लगातार जो हंगामा देखने को मिला था, बीजेपी की जिला पंचायत के अध्यक्ष और बीजेपी के ही जो वहां के जिला पंचायत के सदस्य हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जिला पंचायत पे जो आरोप लगाया था, कहीं ना कहीं जो 41% कमीशन का जो मामला था, वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, और जिला पंचायत के खिलाफ ही, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ ही उनके जो सदस्य है वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वो लोग जो है बस्ती के जो है कमिश्नर के यहाँ पे गए, वहां पे जाके उन्होंने ज्ञापन दिया कि जिस तरीके से 41% का कमीशन के लेके लगातार ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, कमीशन की तमाम तरह की बातें हुई है, वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। उन्होंने ज्ञापन दिया कि अगर जिस तरीके से जो बिल्डिंग अभी नई बनाई गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, करोड़ों की लागत, मुकदमा बताओ किसी तरह की जो है कोई नहीं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया जिस ज्ञापन में साफ लिखा है कि जो जिला पंचायत की पिछली बैठक हुई है उस बैठक को शून्य कर दिया जाए, और शून्य करने के बाद दोबारा से बैठक की जाए, दोबारा से जो है जो विकास के जो कार्य हैं उसको कार्य किया। अगर इस तरह अगर नहीं होता, जिला पंचायत के जो 29 सदस्य हैं जो टोटल, वो कहीं ना कहीं 29 उससे अधिक भी है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं एक साथ
अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अखंड, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है कि बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी के लोग हैं और वो लोग इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना अखंड, ये लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं बड़ी एक तरह से तैयारी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने, ये एक बड़ी चुनौतीपूर्वक ये बात जो है अखंड ये सामने आई है। अखंड, बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी चुनौती बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए नहीं है। वहाँ के आप समझिए सबसे बड़ी दिक्कत चुनौती बस्ती में बीजेपी के लिए हो जाएगी अगर इस तरीके से बीजेपी के ही जो सदस्य हैं अगर वो अपने ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोल देंगे तो, और वो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति और भ्रष्टाचार के ही लेकर के बात सीएम योगी लगातार करते रहे और अपने ही अगर नेता जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए वो भी 41% का, तो बस्ती की स्थितियां अलग हो जाएंगी एकदम। क्या मैसेज देंगे कि आपके कार्यकर्ता, आपके जो नेता है वही आपके जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कैसे निपटेंगे इस चुनौती से आप? अखंड, एक चीज भी देखा गया है पिछली की, क्योंकि अक्सर जिला पंचायत जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद अक्सर वहां से कुर्सियां और टेबल, जैसे अभी दिल्ली की कुछ बात की गई थी कि वीडियो में वहां भी वायरल हुआ था कि मनीष सिसोदिया के कार्यालय से वहां से कुर्सियां तक नहीं बची थी, चली गई थी। तो लगभग बस्ती में भी जिला पंचायत कार्यालय जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं वहां भी ऐसा देखने को मिलता है कि वहां से कुर्सियां, एसी, बाकी के जो फर्नीचर के सामान थे वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अंतिम साल चल रहा है बीजेपी जो है जिला पंचायत का, अंतिम साल में, अंतिम क्षण में इस तरह के जो है आरोप लगना और उसके बाद में जो है ना एक साथ इस्तीफा देना, अखंड कहीं ना कुछ तो हो सकता हो कि कुछ खेला ऐसा जरूर होगा कि जो नई बिल्डिंग बनी है और करोड़ों की लागत लगी है उसको बनते ही विदिन कुछ ही मंथों के अंदर उसको तोड़ देना, कहीं ना कहीं ऐसा, मैं यहाँ से कुछ ही दूर पे हूँ, अगर समय हो तो मैं वहां तक जाके वो चीज दिखा भी सकता हूँ कि मेरे कुछ दूर के, लगभग यहाँ से मेरे ख्याल से 25-30 मीटर की दूरी पे ही है। लेकिन अखंड सवाल अब भी ये खड़ा हो रहा है कि पिछले 4 साल बीत जाने के बाद बाकी का 1 साल बचा हुआ है, 41% कमीशन का आरोप। अगर मैंने स्वयं जिला पंचायत के जो एमए है, मैंने उनको फोन किया, उनसे वर्जन जानने की जानकारी की, उनसे पूछा मैंने, तो उनका साफ साफ सवाल, वो कहते हैं कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप जिला पंचायत अध्यक्ष से बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं सदस्यों ने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने साफ अपने शब्दों, अपने लेटर में भी लिखा है कि जिला पंचायत के एमए द्वारा इस तरीके से बैठक करके छोड़ के भागा गया। तो कहीं ना कहीं अपने सवाल से भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल सवाल उठेंगे भी जितेंद्र, अगर इस तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण होता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके ऊपर आरोप 41% कमीशन का लगता है, हो तो ये भी सकता है कि उसकी जांच बैठ जाती, उसमें कुछ कमियां होती, क्योंकि अगर 100 रुपए आए और उसमें से 41 रुपए कमीशन में चले गए तो गुणवत्ता कैसे रह जाएगी? कि सरकार तो हर कार्य की जांच भी कराती है और इस तरीके के कई मामले मेरी जानकारी में भी आए हैं कि गुणवत्ता के नाम पर जो अधिकारी हैं और तमाम लोग हैं जो इसमें पूरी मिलीभगत होती है, जिला पंचायत में पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पंचायत में जो तमाम निर्माण कार्य होते हैं उसमें किस तरीके की बंदरबाट होती है वो भी देखने को मिलती है। तो ये आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। फिलहाल हमारे पास जांच का अधिकार नहीं कि हम जांच करके पता कर पाए कि कितने % कमीशन की बात सच्चाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भ्रष्टाचार की बातें जिला पंचायतों में आती है वो कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर इसमें नजर आती है, क्योंकि अगर अपने लोग भी अगर 41% की बात करेंगे तो आम जनता का क्या? आम जनता तो जानती है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है जिला पंचायत में, किस तरीके से अपनी जेबें भर लेते हैं लोग, कुर्सी, एसी, फर्नीचर तक को अपने घर लेके चले जाते हैं, कहीं और आसमान निकल जाता है, क्या कर लेता पता नहीं चलता। किसके लिए आया है? व्यवस्था के लिए आया है ना, वो व्यवस्था किसके लिए बनाई गई है? लेकिन क्या सबको एक अधिकार है कि हमारे पास जो आए हम उसे अपने पास रख लें? और शायद यही कारण है कि स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जो ये लोग हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू है और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लीन नजर आए। जितेंद्र, बहुत बेशर्मी की बात है इन तमाम लोगों के लिए जो इस तरीके से कमीशन के मायाजाल में या कमीशन के चक्कर में पूरे जिले की जो जनता होती है उसको कष्ट देते हैं। इन्हें शायद फिलहाल बस ये मतलब है कि अपनी जेबें भर ले, पैसा कमा ले और अपने बच्चों को अब्रॉड भेजें या उनके लिए बड़ा बड़ा व्यवसाय तैयार कर ले या फिर राजनीति में उनको उतार दें। उनको जनता के किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए योगी सरकार को, और चिन्हित करके अगर इस तरीके की बातों में जरा सी भी सच्चाई है, और जरा सी क्या है, ये 100% सच्चाई होगी, क्योंकि अपने लोग और शिकायत कर रहे हैं तो बेफिजूल नहीं होगी, तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। एसपी से हमारे साथ जुड़े हुए सुल्तानपुर से एसपी, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज? सुल्तानपुर के जो 4 लाइन लखनऊ 4 लाइन जो बना हुआ है लखनऊ बनारस, उसी पर ये टोल प्लाजा की स्थित असरोगा जो टोल प्लाजा है वहीं पर सुरजीपुर ग्राम सभा बगल में सटी हुई है। वहीं एक विद्यालय संचालित होता है, कॉलेज है, जिसकी महज मान्यता हाई स्कूल तक है, लेकिन वो इंटरमीडिएट तक संचालित किया जाता है। ताजुब की ये बात उसमें ये है कि एक ही विद्यालय में
3 इंटर कॉलेज चलाए जाते हैं और 2 मदरसे भी उसी विद्यालय में संचालित होते हैं और एक हिंदी कॉलेज चलता है। ताज्जुब की बात यह है कि तीनों लोग उसमें गवर्नमेंट सर्विस, जो जिनका विद्यालय चल रहा है वो तीनों लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उसी गवर्नमेंट सर्विस का फायदा उठा करके शिकायतें होती रहती हैं। सीडीओ, डीएम, एसपी और आपके अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता मैडम से हमने इस प्रकरण में बात किया तो उन्होंने कहा आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आज उनका लाइव लेना चाह रहे थे लेकिन वो बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में होने की वजह से वो ऑफिस से बाहर चली गई अपना इंक्वायरी करने के लिए। कल ही उनसे लाइव लिया जाएगा इस खबर पे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा आरोप चल रहा है लेकिन वहीं शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लग रही कि एक ही विद्यालय में, एक ही कॉलेज में कैसे भनक 3-3 लगेगी? विद्यालय संचालित हो रहे हैं। भनक कैसे और लगेगी काफी भाई? वो तो कह रहे हैं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब ये आवश्यक कार्रवाई कब तक की जाएगी? शायद इसकी डेडलाइन किसी के पास नहीं होगी। आवश्यक कार्रवाई का एक बड़ा आसान तरीका है, किसी अधिकारी के पास जाइए और उससे पूछिए तो कहेगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब आवश्यक कार्रवाई करने में कितना समय लगेगा, इसकी कोई डेट, ना तो डेडलाइन है ना कोई लाइन है, डेडलाइन भी इनके पास नहीं होती है। ये आवश्यक कार्रवाई करते हैं अपने मन अभी से ये हमारे साथ और मौजूद उनको हैं पता ही नहीं चल पा रहा होगा। बिल्कुल बात ये करिए। शिकायत कर जी सर, मेरा नाम रियाज है सर। मैं 3-4 साल से परेशान हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैं योगी साहब से गुजारिश है कि योगी साहब तक मेरी बात जाए, वहाँ तक जाने नहीं पाती मेरी बात। एक ही स्कूल में 3-3 स्कूल चलाया जा रहा है जिसमें 2 मदरसे भी हैं, एक इंग्लिश मीडियम से है। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि किसके ये किसके लोग पास गए तीनों आपने? अपनी सरकारी गुहार किस किस अधिकारियों से लगाई? सरकारी किन किन विभाग लोगों के से अपनी तीनों गुहार लोग लगाई आपने? कल अभी हम सुल्तानपुर विकास भवन में ही खड़े हैं। नहीं, अल्पसंख्यक आपने कल्याण आज तक अधिकारी इन 4 वर्षों सुनीता में, मैडम के पास बार बार जाते हैं। इन जी 4 जी, वर्षों में आपने हम किन किन लोगों के पास लखनऊ शिकायत कागज की डाल रहे हैं। और क्या लखनऊ आपको आश्वासन मिला, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी सर, जहाँ तक स्कूल संबंधित जहाँ तक कागज जाता है हम वहाँ तक कागज डाल रहे हैं। यहाँ से खुद भी जाते हैं, जैसे जहाँ पास पड़ता है सुल्तानपुर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन क्या होता है, कुछ होता नहीं है। बाद में क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके पास अखंड हम आपको बताते चलें, एक एप्लीकेशन का अभी आपको दर्शकों को दिखाएंगे कि इनके पास एक एप्लीकेशन का पुलिंदा लगा हुआ है। एक मोटी ताजी, एक जैसे हाई कोर्ट की एक फाइल बनती है कोई किसी मैटर को लेकर के, अगर तो उसी तरह एक फाइल का एक मोटा सा पुलंदा बन के तैयार हो गया है। लगभग 100 पेजों का पुलंदा बन के तैयार हो, एक फाइल तैयार हुई है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के शिकायत पोर्टल से जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, सभी लोगों के पास दौड़ते दौड़ते बेचारे थक हार गए हैं। और एक विद्यालय में उसमें एक भी है कि सरकारी जमीन का भी उसमें कब्जा है। विद्यालय की जमीन थोड़ी आवंटित हुई है लेकिन वो जो दायरा, जमीन का जो दायरा है वो काफी दूरियों में चारों तरफ से बाउंड्रिया वाल करके बनवा करके विद्यालय के नाम से अवैध रूप में बिल्डिंग बनाई गई है। विद्यालय का केवल नाम है, विद्यालय चल रहा है धड़ल्ले से। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दोनों मस्त हैं। दोनों लोग फोन पे बात की गई, दोनों लोग बहाना बना रहे हैं कि हमारी तो भी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई है। इसके पहले लगभग हम 1 हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है एसपी सिंह की, जिन लोगों के पास अधिकार है और इस पर कार्रवाई की बात है वही लोग आंख मूंद लेते हैं। तो पुलिंदा तो तैयार हो ही जाएगा भाई, और अगर पुलिंदा के कमरे में इतनी फाइलें तैयार हो जाएगी कि कमरा भर जाएगा। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कितना आप सजग है ये दिखाता है। लेकिन जरूर एक बार बात करिएगा कि ये बहाना नहीं चलेगा, और पूछेगा कि आवश्यक कार्रवाई कब तक होगी, इसके कोई डेट बताए, कोई डेडलाइन बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसपी सिंह। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।